का बोलबाला हुआ है, झूठ का मुंह काला हुआ है। जा चुके नवाज शरीफ, किस्सा खत्म हुआ, झाड़ू पड़ गई है। नवाज शरीफ सादक भी है और अमीर भी है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के मामार है। वज़ीर आज़म को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वज़ीर आज़म है और उसके बाद फिर 5 साल के लिए वज़ीर आज़म है। नवाज शरीफ को कहता हूँ कि वो इस्तीफा दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल। आप देख रहे हैं समा पे पनामा केस के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन। आपको पता है फैसला आ चुका है, सुबह से इस पर हम कवरेज कर रहे हैं और जजेस ने यह फैसला दिया है 3-2 से, 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया है। और ये 3-2 की अक्सरियत से क्या फैसला दिया है इसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताना चाहूंगा। बेसिकली 3-2 से फैसला यह दिया है, यानी कि 3 जजेस का यह ख्याल है कि बहुत सारे सवालात ऐसे थे, 13 सवालात ऐसे थे जिसके जवाब हमें नहीं मिले, लिहाजा वो जवाब हासिल करने के लिए हम एक GIT बनाएंगे और वो GIT इन्वेस्टिगेट करेगी इन सवालात के लिए। जबकि जो 2 जजेस हैं उन्होंने क्लियर कट वर्डिक्ट दे दिया है कि वजीर आजम साहब को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, उनको नाअहल करार देना चाहिए क्योंकि वो सादिक अमीन नहीं है। तो 2 जजेस कहते हैं कि वजीर आजम साहब सादिक अमीन नहीं है, लेकिन एक भी जज, 5 में से एक भी जज ये नहीं कहता कि वजीर आजम सादिक और अमीन है और उनको नाअहल नहीं होना चाहिए। 3 को शक है उनकी अहलियत पे और 2 अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 में से एक भी जज ने अपनी जजमेंट में, अपने ऑर्डर में यह नहीं कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं हो सकते और वो सादिक और अमीन हैं, ये एक जज ने भी नहीं कहा है। वजीर आजम साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन होगी और उनके बच्चों के हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें बहुत अहम बात यह है कि वजीर आजम अब भी कटहरे में है। एक पोजीशन मैं आपको बताता हूं जो कि पिछले कई माह से ली हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और शरीफ फैमिली ने, वो ये थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में नहीं आया, उनका तो इस केस से ताल्लुक ही नहीं है और इसीलिए बच्चों के वकील कोई और थे और नवाज शरीफ साहब के वकील मुख्तलिफ थे। उन्होंने कोशिश की एक लाइन बनाने की, एक दीवार खड़ी करने की बच्चे और वालिद के दरमियान के इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बुनियादी आर्ग्यूमेंट था PMLN का या शरीफ फैमिली का, उसको भी डिसमिस किया है आज कोर्ट ने, क्योंकि जो GIT बनी है उसमें सिर्फ हुसैन नवाज या हसन नवाज नहीं है, उसमें नवाज शरीफ साहब को भी पेश होना पड़ेगा, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश उनकी भी होगी। इसका मतलब जो कोशिश की गई थी बच्चों को और नवाज शरीफ साहब को अलग करने की, वो 5 जजेस ने रिजेक्ट कर दी है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि कतरी लेटर बुनियाद था उनकी मनी ट्रेल का, नवाज शरीफ साहब की फैमिली की मनी ट्रेल की बुनियाद थी कतरी लेटर। अब उसको भी 5 जजेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि 5 जजेस ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि 2 ने रिजेक्ट कर दिया, 3 मजीद उस पर सवाल जो है उठा रहे हैं। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो शरीफ फैमिली कतरी लेटर के हवाले से मजीद क्या इंफॉर्मेशन देगी जो उन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी है, ये बड़ा अहम सवाल है। मजीद क्या वो डॉक्यूमेंट्स देंगे जिससे वो मुतमईन कर सकेंगे GIT को, ये भी देखना होगा। और एक बहुत अहम नुकता, अब तक तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली कार्रवाई हो रही थी जिसमें सादिक और अमीन का मामला था नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। लेकिन अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो GIT में होगी, यानी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से यह देखा जाएगा कि क्या उन्होंने अपनी आमदनी से ज्यादा असासे बनाए हैं या नहीं। इस पहलू पे भी GIT इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी अब पार्ट बन गई है GIT का। तो ये बहुत अहम नुकात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुशी मना रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आज खुशी मना रही है, लेकिन 2 जमातों का यह मौकिफ है कि मॉरली अब वजीर आजम साहब को अपनी पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, जिसमें आज इमरान खान साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं सकती उनके होते हुए, लिहाजा इन 60 दिनों के लिए उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जो आज जजमेंट आई है ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। 5 के 5 जजेस ने ये आज फैसला कर लिया है कि जो भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेफेयर के फ्लैट्स किस पैसे से आए, कैसे पैसा गया, कतरी का खत, 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। कौम से झूठ बोला है, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ, इसलिए नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा दे।
इसके अलावा जरदारी साहब ने बात की जो मैं आगे जाके सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ ही देर में पैनल पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी मौजूद होंगी, तब मैं वो शॉट सुनवाऊंगा और उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। कितनी मिठाई खाई आपने? सर बहुत मिठाई। इमरान खान साहब ने खुद मुझे गुलाब जामुन खिलाई है, उसकी तस्वीर भी आई है, तो बहुत अच्छी बात। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब, आपने कितनी मिठाइयां खा ली हैं? जनाब, ये मिठाई जो है, जो कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हमें भी खिलाई है। और पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पे मिठाइयाँ ना तकसीम हुई हों। अच्छा, माशाल्लाह, आज मिठाई वालों की जो है वो निकल पड़ी है, ये भी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप लोग भी खरीद रहे हैं। लेकिन आप हुकूमत में हैं और ये फैसला जो आया है, जिस तरह मैंने उसको देखा, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करने पे मजबूर हूं कि आपने मिठाई खाई क्यों है? डॉक्टर साहब, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के हवाले से 5 जजेस ये केस सुन रहे थे। किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा कि हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन है। किसी एक जज ने भी ये नहीं कहा 36 समातों के बाद। क्या वजह है इसकी? देखिए, गुजारिश है जी कि जो मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया था और जो इनके ख्यालात थे, जिस तरह सबूत इन्होंने पेश किए, जिन्हें हम हमेशा कहते रहे कि ये नामुकम्मल हैं, ये झूठे हैं और इनमें सदाकत नहीं है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि वो सबूत जो हैं वो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है और वो इतने मजबूत हैं, वो इतने उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन होगी। और ये इनकी प्रेयर नंबर 1 थी। और आज अभी जजमेंट के फैसले से पहले भी इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर के पास सिवाय डिस्क्वालिफिकेशन के और कोई ऑप्शन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये इस बात को बड़ा सही है पुरएतमाद तरीके से कह रहे थे, जब हम ये कह रहे थे कि नहीं, आपके सबूत जो हैं वो नाकाफ़ी हैं और इन सबूतों की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वो रद्द हुआ है, हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। बाकी मैं वो रद्द कैसे हुआ है डॉक्टर तारिक साहब? बाकी जहां तक वो रद्द कैसे हुआ है? प्रेयर नंबर 1 सर, प्रेयर नंबर 1 मौखिर हो गई है, प्रेयर नंबर 1 पेंडिंग है, उस पे फैसला तो आया नहीं अब तक। प्रेयर नंबर 1 पे डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का फैसला तो अभी आना है, वो तो जेआईटी के बाद आएगा ना। इनकी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने जो चाय की प्याली में तूफान उठाया हुआ था वो तो यही था। बड़ी सिंपल सी बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं इन्हें मजीद तहकीकात की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। हमने पहले भी जब जमा कराए थे इसीलिए कराए थे। डॉक्टर साहब, आप इस पर जितनी भी मैं अपना सवाल, अगर वो तहकीकात, मैं अब अपना सवाल वापस दोहरा रहा हूं तो हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये था, 5 जजेस ने आपके एविडेंस भी देखे, इनके एविडेंस भी देखे, किसी एक जज ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे वजीर आजम सादिक और अमीन है? सर मैं नहीं खेल रहा सर, मैं मेरे कान पकड़ लेता हूं मैं, अगर आप कहते हैं मैं खेल रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं सर डॉक्टर साहब सुन लेना, मैं मौका दूंगा सर, अर्ज सुन ले मेरी सर। नहीं, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं है डॉक्टर साहब, जवाब सुन लेना। और भाई मैं आपका सवाल 4 दफा मेरा सवाल, अगर आप जवाब सुने ना, अच्छा अगर आप समझ चुके हैं तो जवाब दीजिए जी। मैंने सुना है सवाल, जी जी जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अल्फाज से खेल रहे हैं कि फैसला अभी हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला प्राइम मिनिस्टर के हक में ये दिया कि उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया, हम समझते हैं हमारे हक में फैसला है। उसके बाद जो शवाहिद मौजूद हैं उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है, तो हम तो उस इन्वेस्टिगेशन से कभी भी इनकारी नहीं थे। तो लिहाजा आपका ये कहना है कि जी जजेस ने आज ये क्यों नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर जो सादिक अमीन है, उसके लिए तो उन्होंने आगे जीआईटी बनाई है। अगर वो तहकीकात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ना, लेकिन अगर उन्हें जो अक्सरियत जजेस है, अगर उन्हें ये होता कि प्राइम मिनिस्टर सादिक अमीन नहीं है तो वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करते, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ लिहाजा पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो रद्द हुआ है। और पीटीआई को ये बात समझनी चाहिए। यही कह रहा था सर, प्रेयर नंबर 1 जो कि नाअहली मांगती है नवाज शरीफ साहब की, वो मौखिर कर दी गई है। इस इल्जाम पे लेकिन अब तक हमारे सामने की कौम का जो है वो वक्त ज़ाया की है। ठीक है, अब तक हमारे सामने जो 5 जजेस का जो हमारे सामने फैसला है वो ये कि 3 कहते हैं कि तहकीकात करें कि सादिक और अमीन है या नहीं, और 2 कहते हैं कि सादिक अमीन नहीं है। तो मैं सही कह रहा हूं ना सर? किसी एक जज ने ये तो नहीं कहा ना कि नवाज शरीफ सादिक अमीन है, जैसे 2 जज कह रहे हैं सादिक अमीन नहीं है। किस जज ने कहा कि सादिक और अमीन है? देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट नहीं है, ये बात सबको पता है, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। जो अक्सरियत जजेस ने फैसला यही किया है कि पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो ये एक बात जो है जायज़ बात है।
हमने पहले भी ये कहा था कि हम इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसे मानेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं कि लेटर इन स्पिरिट पे इस फैसले पे अमल दरामद किया जाएगा और हम इस फैसले को मानते हैं। चलें, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, देखिए प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया? क्या प्राइम मिनिस्टर को सफाई का मौका दिया गया? और अगर डिस्क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की किसी के ध्यान में थी तो प्राइम मिनिस्टर को कम से कम बुला के उनसे सारे सवालात होने चाहिए थे। तो लिहाजा फैसला बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, हम तो इस फैसले के ऊपर बहुत खुश हैं, इसलिए हमारे कारकुन भी इसमें जो है, आप भी खुश हैं, ये भी खुश हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं। चले, बड़ा ये हसीन इत्तेफाक है, दोनों जमातें खुश है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो कह रहे हैं कि जो आपकी बेसिक प्रेयर थी डिस्क्वालिफिकेशन की, वो आज आपको नहीं मिली है, तो आपने क्यों मिठाई खाई है? डॉक्टर आरिफ अलवी, मेरा ख्याल ये है कि ये सब लोग जो कह रहे हैं इन्होंने पढ़ा नहीं होगा या इनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वरना सोचने समझने वाला इनकी पार्टी में अगर वकील होंगे तो सफ़ाई मातम बिछना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंडाइटिंग जजमेंट है जिसका कोई हद और हिसाब नहीं। और जो वर्क़ा पलटेंगे 564 पेजेस से ज़्यादा है, यानी प्रिंट होगा तो 700 पेजेस के करीब है। जो वर्क़ा आप पलटेंगे उसके अंदर पूरी कहानी इनकी खोल दी गई है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि पिछले 4 महीने में ये मुसलसल ये बहस करते रहे हैं कि जी PTI ने प्रूफ करना है। आपने देख लिया ऑर्डर के अंदर PTI ने कुछ नहीं प्रूफ करना था, बल्कि PTI ने जो बात रखी थी वो इतनी सच तो थी कि 2 जजेस ने जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने के बाद बारे में सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस खोसा, सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं गुलजार खान साहब, और दोनों जजेस ने इनको सादिक और अमीन कहा कि सादिक और अमीन नहीं है। इन्होंने कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो 2 जजेस तो पूरी बात मान गए हैं। 3 जजेस ने कहा है कि मजीद तहकीकात की जाएं। और जो कोर्ट में अगर आप थे मौजूद तो कोर्ट में स्टेटमेंट क्या था? कोर्ट में जस्टिस खोसा का स्टेटमेंट ये था कि 2 डिसेंटिंग जजेस हैं, उन्होंने एक तो ये उन्होंने सारा पढ़ा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और फिर उन्होंने कहा कि 2 जजेस इससे आगे गए हैं, यानी ये कहा कि ये भी सही रास्ते पर हैं और 2 जजेस आगे गए हैं कि वो कहते हैं कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट भी तो नहीं था जितना आप कहते आए, क्योंकि वरना तो यूनानिमसली फैसला होता है। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई, और ये तीसरी कोशिश है आपकी वजीर आजम साहब को धक्का लगाने की, जो कि नाकाम हुई है। क्योंकि मैं समझता हूं नाकाम नहीं हुई, क्योंकि मैं समझता हूं पेंडिंग हो गई है, बिल्कुल बेस्ट वर्ड्स, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएं। सर आपकी बात भी सुन लेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, मैं भी बड़े गौर से आपकी बात सुनूंगा, जरा सब्र से काम ले ले, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। मैं ये कहता हूं 12 सवालात फ्रेम किए हैं ऑर्डर में। अच्छा, अब जिन लोगों को 1 साल के अंदर, पनामा 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल से आगे निकल गए, जो लोग 1 साल में डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में नहीं दे सके, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि सारा झूठ का पुलंदा है जो 2 जजेस ने मान लिया। 2 जजेस ने मान लिया, जो मैं कह रहा हूं वो 2 जजेस की तरफ से तो जरूर कह रहा हूं, सारा झूठ का पुलंदा। 1 साल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला सके, इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जस्टिस खोसा ने अपने स्पेशल रिमार्क्स में कहा है कि ये झूठ बोलते रहे, क्योंकि इन्होंने असेंबली में कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके वकील कहते हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लिहाजा कतरी लेटर लाए और उसके ऊपर भी सवालिया निशान आ गया। लिहाजा उन्होंने तो ये सारा पूछा, वो सारी कहानी पूछ ली जिसका ये जवाब देना नहीं चाहते। ये कहते थे PTI प्रूफ करे। सर अब इनको जवाब कैसे मिलेंगे? क्योंकि जो एक GIT बनाई जाएगी उसमें FIA के लोग भी होंगे, उसमें NAB भी होगी, उसमें SCCP भी होगी, उसमें स्टेट बैंक भी होगी। ये चारों इदारे अगर ऑटोनोमस भी हैं, तब भी आपको पता है कि गवर्नमेंट का इन पर असर होता है, और ये इल्जाम आप लगाते रहे, तो कैसे आपको लगता है कि 13 सवालात के जवाब मिल जाएंगे? इसी वजह से हम कह रहे हैं कि रिजाइन करें। मगर दूसरी बात आप सुन लीजिए, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, ISI भी है, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल क्या है? सवाल तो इन्हीं से पूछने हैं ना। ये कहां से खोदकर GIT निकालेगी कि गल्फ स्टील का कहां से आई पैसा? वो तो नहीं, इनसे पूछेगी। ये अगर वो तो अगर ये यही कहेंगे कि जी हमें नहीं मालूम, तो कोर्ट कहेगी कि अब तो तुम बच्चों मारे गए। अच्छा, इसको बेचा क्यों गया? इसके बाद तीसरा सवाल जो है कि इसकी लायबिलिटीज का क्या हुआ? हम कह रहे थे ना कि गल्फ स्टील जब बेची तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि ये कतरी को पैसा हमने चलाया है। वैसे 13 सवाल चल भी रहे हैं हमारे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज के ऊपर भी सवाल आ गया कि भाई हु इज द बेनिफिशियल ओनर, और उसके ऊपर आप देख लीजिए बड़ा सीरियस डॉक्यूमेंट है वो, जो BVI का है, वर्जिन आइलैंड्स का खत है मोसाद फोंसेका का, और मोसाद फोंसेका का जवाब है जो इन्होंने टोटली डिनाई कर दिया। अब एक खत जाएगा और दुनिया का तरीकेकार अब यह है कि अब वो जवाब सच देना पड़ेगा उनको। डॉक्टर साहब, जब तक ये केस अदालत में चल रहा था डॉक्टर तारिक फजल साहब, तब तक ये बहस हो रही थी बारे सबूत किस पर है, लेकिन अब GIT के सामने तो सिर्फ हुसैन नवाज, हसन नवाज और नवाज शरीफ साहब ने पेश होना है, PTI ने तो पेश नहीं होना है। तो बारे सबूत मुकम्मल तौर पे अब शरीफ फैमिली के ऊपर है। इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं, अब उन्होंने एविडेंस देना है अपनी बेगुनाही का, या उन्होंने बताना है कि कहां से उनके पास ये अपार्टमेंट है। ये भी उनको बताना है कि जितनी उनकी इनकम थी, जो उनकी आमदनी थी, उनके असासे उससे ज्यादा नहीं है।
देखिए गुजारिश ये है जी कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ये केस उन्होंने दायर किया था, उस वक्त से लेके इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 अदालतें लगाई हुई हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की और उनकी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़। एक जो कानून की अदालत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दूसरी इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमेशा लगाते रहे, और तीसरी जो है शाम को जो टॉक शोज होते हैं उसमें ये अदालतें लगती रही। और इन्होंने हर दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट के बारे में अपनी मुकम्मल राय देते रहे कि जनाब ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब इसी तरह डॉक्टर साहब जो हैं वो भी JIT की तश्कील नहीं हुई और ये उसकी फॉर्मेशन और उसकी सारी की सारी जो कार्रवाई है उसकी जो है ये मुखबरी पहले से दे रहे हैं कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। हम इस पर बिल्कुल जो बात हमसे पूछी जाएगी, जो एविडेंस मांगा जाएगा JIT के अंदर वो ज़रूर दिया जाएगा, और उसकी रोशनी में जब फैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होगा तो मैं ये समझता हूँ कि इन्हें दोबारा पता लग जाएगा कि इनकी सारी कहानी झूठ का प्लंदा थी, इनके इल्ज़ामात बेबुनियाद थे। जो ये कह रहे हैं, मेरा सादा सवाल ये था कि अब बारे सबूत मुकम्मल तौर पे शरीफ फैमिली पर है। ये बात तो आपको पता चल गई है, JIT में ये लिखा हुआ है, इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना, बारे सबूत अब शरीफ फैमिली पर है, PTI पर नहीं है। जी बिल्कुल जी, जो बारे सबूत हमारे ऊपर है हमने उससे कब इनकार किया है। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम उस फैसले को जो उसका असल रू है उसके मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, और जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसके तहत JIT की जो प्रोसीडिंग्स होगी हम उनका हिस्सा बनेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह ये मैं तो हैरान हूँ कि हमारे अपने कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत हुई है, फैसला मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, मैं डॉक्टर साहब को दिखा देता हूँ, ये पता नहीं उल्टा पढ़ते हैं उसे या किस अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल हमें बिल्कुल मुतमईन है हम कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही डायरेक्शन में एक डिसीजन लिया है, और वो इस फैसले इस चीज़ों को जो प्रेजेंट की गई हैं वो मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, ऊपर कोई ना कोई खफगी है, ना कोई परेशानी है, ना टेंशन है। सर आपने सही कहा, ये अदालत लगा के बैठते थे, लेकिन आप लोग भी आते हैं टॉक शोज में। ये जो 13 सवाल आज पूछे हैं जजेस ने, कोर्ट के ऑर्डर में 13 सवाल आते हैं। मुझे याद है पहले दिन मैंने ये सवाल आपसे पूछे थे, उसके बाद यही सवाल जो है आपसे अदालत में भी पूछे गए, अब वापस आपसे यही सवाल पूछे गए, जब बार बार कहा था कि हमारे पास एविडेंस है, और आज ये सब जजेस ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था सब एविडेंस है हमारे पास। तो फिर भी ना टॉक शोज में एविडेंस दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, ना सुप्रीम कोर्ट में दिया। अब दे देंगे इन 13 सवाल के जवाब? नहीं, बिल्कुल देंगे जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस है वो दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया गया। उस एविडेंस की सर वो जजेस का ऑर्डर है सर, ये तो 2 जज का भी नहीं 5 जज का ऑर्डर है कि हमें नहीं मिलेंगे जवाब। नहीं, मैं अर्ज करता हूं ना कि जो पूरा मनी ट्रेल की बात हुई है, जो गल्फ स्टील की बात हुई है, जो ये कहा गया कि ये उस सेल किस तरह हुई, ये असासे मुंतकिल कैसे हुए, जद्दा कैसे गए या कतर कैसे गए और वहाँ से लंदन कैसे गए, और जो फ्लैट्स हैं उनकी जो ओनरशिप के हवाले से सवालात किए गए हैं, इसके हवाले से हमने एविडेंस दिए हैं। लेकिन अगर उनकी एथेंटिसिटी को और उनको जाके मज़ीद एलाबोरेट करके देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें कोई डॉक्यूमेंट भी ऐसा नहीं है कि जो आप ये कहें कि कमज़ोर हो या हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हो। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए इतनी मुतमईन है, हमारे वर्कर्स इसीलिए इतने खुश हैं। आपकी लीडरशिप जो झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा और इल्ज़ाम तराशी की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की थी, आज उसे कम अज़ कम जो है उसका खात्मा हुआ है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि ये मैं इस पे फिर आऊंगा, अगर वजीर आजम साहब रिजाइन नहीं करते, जो कि मेरे ख्याल से मिठाइयां खा रहे हैं, तो वो रिजाइन क्यों करेंगे आपके कहने पे? तो फिर ये आपको उम्मीद है कि JIT जो है वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेगी चीजों को? देखिए जवाब इन्होंने देना है। अच्छा कोर्ट में क्यों नहीं दिया था ये यही बता सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने दे दिए थे, जजेस मुतमईन नहीं है, जब तो ये सवाल बने ना कि इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया। और 2 जजेस ने तो कहा कि जी ये कहते रहे, इन्होंने नेशनल असेंबली में नहीं कहा कि सारे जवाब। भाई साहब आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात आप सुन लें, तारिक फजल चौधरी साहब आप मेरी बात सुन लें, मैंने आपकी सब्र से सुनी थी। नहीं आप मुझसे पूछे नहीं, मैं अब बाद में पूछिएगा जब आपको मौका मिलेगा। उनका सवाल अहम है, पूछिए। आपको इस बात का पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट नहीं है, और बगैर इन्वेस्टिगेशन के वो फैसला नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और इसमें जो JIT बनी है और जो वहां पे आप सवाल कर रहे हैं ना, सवाल कर लीजिए, जो वहां पे सबूत सवाल कर लेना, उसकी मैं सवाल ही कर रहा हूं कि उसकी सवाल पूछ लो, वो खुद तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते थे, इसलिए JIT बनी है। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया।
तो आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। मैं जवाब यही देना चाहता हूं कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये कह दिया कि जो एविडेंस था वो इतना काफी है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। 3 जजेस ने ये कहा कि जी हमें और मजीद थोड़ी सी तहकीकात करने दें, सिर्फ इतना फर्क है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो सवाल तश्कील दिए गए हैं और वो तो ऐसे हैं जिसका आपने वहां जवाब दिया, देने की कोशिश की, कतरी लेटर से सारा कुछ किया, तो वो सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। और मरियम की बेनिफिशियल ओनरशिप का जो खत है जिसको आपने डिनाई किया कि मोसाक फोंसेका जो जेल में बैठे हुए हैं, मोसाक और फोंसेका दोनों। 1 मिनट इंटरप्ट करूं अगर सर, 2 जजेस ने तो कह दिया कि सादिक और अमीन नहीं है। जो तीसरे एक जज हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जिन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके मैं कुछ जजमेंट में से पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो ये कहते हैं, जिन्होंने फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में या खिलाफ अभी तक नहीं दिया, वो ये कहते हैं नवाज शरीफ की तरफ से खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के दावे खोखले निकले। शक व शुबहात दूर करने के बजाय नवाज शरीफ और फैमिली ने फर्जी और मुबहम मौकिफ इख्तियार किए। नवाज शरीफ और इनके बच्चों की जानिब से ज्यादातर सवालात के जवाब नहीं मिले। यह बताया जाए कि सऊदी अरब में कायम अजीजिया स्टील मिल्स और दीगर कंपनियों के जराए क्या हैं। ये सर जस्टिस इजाजुल एहसन कह रहे हैं, जिन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, तो इनके भी तासुरात या रिमार्क्स या जजमेंट कोई पॉजिटिव मिठाई खिलाई जाए, ऐसे नहीं है जिस पर मिठाई खिलाई जाए, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि मामला बड़ा गंभीर है। अगर इनको अंदाजा नहीं है, और फिर आपको मालूम है इन्होंने क्या कहा है जजमेंट में, ऑर्डर में ये आया है, कि जीआईटी जो है वो सारा एविडेंस देखेगी जो एफआईए और नैब के पास है, इंक्लूडिंग हुदैबिया, इंक्लूडिंग रहमान मलिक की रिपोर्ट, फंसे मजीद। उसके बाद ये कहती है कि 1, 7 और 8, यानी 1 का मतलब नवाज शरीफ साहब खुद, हुसैन और हसन नवाज आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द जीआईटी। ये कितनी बड़ी बात है। एक उजैर, क्या नाम है उसका, उजैर बलोच अपीयर हो रहा है, और नवाज शरीफ साहब इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं नवाज शरीफ मुझे एक मुनासिब ये है कि वो रिजाइन करें। एक पूछते हैं इस पे डॉक्टर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वैसे तो इस पनामा के इशू पे रिसेंटली पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट नजर आई, लेकिन आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरदारी साहब ने और कहा कि वजीर आजम साहब को इस्तीफा देना चाहिए। और यह भी उन्होंने कहा पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की है इस केस को अदालत में लाकर। इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस फैसले पे बात की। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, और उन्होंने कंडेम किया है इस फैसले को, इस जस्टिस को, और इस फैसले को भी कंडेम किया। और यह भी कहा है कि इमरान खान ने जल्दबाजी की, गलत किया इस केस को अदलिया में ले जाकर। सुनिए क्या कह रहे थे। 9 महीने का, साल का जो मजाक होता रहा है इस कौम से, उसको कंडेम करता हूँ। इस जस्टिस और इस जजमेंट को भी कंडेम करता हूं। उन 2 जजों को जरूर सलाम करता हूं, 2 सीनियर जजेस को, जिनने फैसला दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो चुका है। वजीर आजम को मॉरल तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए। मजाक ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ना कर सकी, वो क्या पीएम के मुतहद उनके नीचे 19 ग्रेड के अफसर लगे हुए हैं, वो क्या वो फैसला करेंगे? पीपल्स पार्टी को या कौम को इन जजों से कभी इंसाफ नहीं मिला। खान साहब, आपसे हमने कहा था कि आप हमारे साथ आएं, हमारे साथ मिलें। मैं समझता हूं कि उनने अपनी शोहरत, अपनी सियासत चमकाने के लिए एक ड्रामा किया, जिससे मियां साहब को फायदा हुआ। पाकिस्तान नवाज शरीफ के हाथ में सेफ नहीं है, तो इमरान खान के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और आपने नवाज शरीफ साहब को फायदा पहुंचाया इस केस को अदलिया में ले जाकर। ये जरदारी साहब कह रहे हैं, कौम तो नहीं कह रही, दुनिया नहीं कह रही, टेलीविजन में सारे मुबसर, कोई एक मुबसर ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये तो फ्रिवलस हो गया था। इसके ऊपर तो इन्होंने कोई TORs बनाने के लिए तैयारी नहीं हुए थे। इन्होंने तो कहा था, ख्वाजा आसिफ ने कहा था कौम भूल जाएगी। इमरान खान साहब ये नवाज शरीफ साहब को एड्रेस किया कि कौम भूल जाएगी। ये तो हमने जगाए रखा है और कौम जानती है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ये कोशिश करती रहेगी कि अब ये अटेंशन कैसे ग्रैब करे। पीपल्स पार्टी पनामा के मामले में आउट ऑफ द इक्वेशन है। इन्होंने ये कहा था कि हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे ईद पर, फिर उन्होंने कहा बकरीद पर, फिर उन्होंने कहा 27 दिसंबर को निकलेंगे। ये खुद डिसाइड नहीं कर सके। देयर इज अ मुक्का बिटवीन नवाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी, बट
क्योंकि गिर रहा है तो इसको एक जूता इन्होंने भी मारना है। तो आप समझते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि 19 ग्रेड का ऑफिसर नवाज शरीफ साहब की तहकीकात तफ्तीश में क्या कर लेगा, जब 3 जजेस अभी भी कन्विंस्ड नहीं है, तो वो लोग क्या कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर लेंगे? देखिए, जो सवाल फ्रेम हुए हैं ना, वो तो नवाज शरीफ साहब से पूछे जाएंगे, है ना। ये फोरेंसिक एविडेंस के पीछे जेआईटी नहीं जाएगी। वो सवाल जो फ्रेम हुए हैं वो तो इन्हीं से पूछे जाएंगे नवाज शरीफ साहब से कि गल्फ स्ट्रीट का पैसा कहां से आया, ये बेची कैसे गई, वगैरह वगैरह जो आप दिखाते रहे। ये ऑर्डर का हिस्सा है ना। मैं समझता हूं 12 सवाल है ना। ये 12 सवाल पर अगर ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो वहीं के वहीं होंगे। कोर्ट ने ये कहा है, एक मौका इनको 60 दिन का और दे दिया। जो साल में कोई डॉक्यूमेंट ला नहीं सके उनको 60 दिन और मिल गए, ये ले आएंगे। अगर ले आएंगे तो बचेंगे। पीपल्स पार्टी से भी हम उनका ओपिनियन जानेंगे इस पे। डॉक्टर तारिक साहब, ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब का पेश होना FIA ऑफिशियल्स के सामने, नैब ऑफिशियल्स के सामने उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा, शर्मिंदगी का बायस बनेगा, बच्चों को बाहर से आना पड़ेगा पेश होने के लिए। क्या इस तरह की सोच है आपकी PMLN में, या वो बिल्कुल मुतमईन है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम पेश होंगे जाके? देखें जी, सियासत के अंदर जो एक कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ कराया है, इल्ज़ाम तराशी का, फजूल बातों का, बिलो द बेल्ट हिटिंग का, घटिया तरीन बातें, जैसे आज ये कह रहे हैं जी GIT के सामने उज़ैर बलोच और GIT सामने प्राइम मिनिस्टर, यानी कोई करने वाली बात है? मतलब कोई अखलाकियात होती हैं, कोई मिसाल देने वाली बनती है। आप क्या ऐसे साबित कर लेंगे? क्या आप प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त इस तरह आप कम कर सकते हैं? इन्हें यह समझना चाहिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, आप जैसे लोगों के हाथ में नहीं है। कि आप उज़ैर बलोच का नाम ले रहे हैं GIT, हम कानून और आइन इसकी बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई है तो हम बग़ैर किसी के बग़ैर किसी उस चीज़ के कि शायद हमको इसमें कोई रजिस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी जजमेंट को जैसे कह रहे हैं कि लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करेंगे और यकीनन GIT के सामने अगर पेश होना पड़ा, जिस तरह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर पेश होंगे। इसमें कौन सा मुज़ायका है? अगर पाकिस्तान का आइन और कानून अगर ये बात कहता है, मिनिस्टर खुद भी पेश होंगे को इससे पहले, जब पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, वो गए। इस दफा भी अगर बुलाती सुप्रीम कोर्ट वो जरूर जाते। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खुदा न खास्ता GIT के सामने का एलिमेंट हो, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रही है। मेरा ख्याल है अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपनी सोच को एक्सपोज कर रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तारिक साहब, सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ। सेनेटर सईद गनी साहब, फैसला आया आज और इसके बाद जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, इस पूरे मामले पे जब से ये मामला कोर्ट में गया है, पीपल्स पार्टी तो इररेलेवेंट सी हो गई है, लेकिन आप आज पनामा केस पे ये कह रहे हैं कि PTI ने गलती की है इसको कोर्ट में ले जाकर। इतनी सारी चीजें आई हैं, दो जजेस ने कह दिया कि सादिक और अमीन नहीं है, और आप कहते हैं कि गलती की है, नहीं लेके जाना चाहिए था। देखो जी, बात यह है कि थोड़ी सी चीजें आपको याद कराऊं। ये जो अदालत में केस गया, उससे पहले पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस बात पे मुत्तफिक थी कि एक ताकतवर बाख्तियार जुडिशल कमीशन बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो मुश्तमिल हो, वो इस पूरे जो स्कैंडल है उसकी तहकीकात करे। वो हम इसलिए कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास तहकीकात करने का कोई इख्तियार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बगैर तहकीक के फैसला देगी नहीं। और आज भी अगर नवाज शरीफ को ये मौका मिला कि वो मजीद 6 दिन जो 60 दिन मिल गए और 7 दिन में कमी जो GIT कायम होनी है, तो तकरीबन 7-8 हफ्ते का जो टाइम मिला है, उसका भी बुनियादी सबब यही, और वो बात वहीं पर आई है जो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें पहले कह रही थी। अब जो हम कहते हैं ना फायदा पहुंचाया है, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब ये धांधली हुई थी इंतखाबात में, और हम आज भी समझते हैं, PTI भी आज भी समझती है कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, लेकिन वो जो कमीशन बना, उस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसने ये कह दिया कि ये मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है। तो मैं हमेशा ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि इन्होंने अपनी गलती से नवाज शरीफ को ISO सर्टिफाइड प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। धांधली ज़रा वज़ीर आज़म था, लेकिन उसका सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन आज तो ये नहीं हुआ है ना सर, आज तो ये नहीं हुआ है। आज तो 2 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला किया और 3 का फैसला पेंडिंग है अभी तक। सुन ले जरा मेरी बात पूरी सी। देखें, अब जो मैं देख रहा हूँ, अगले 2 महीने में इतना गंद फैलाएंगे हमारे ये PMLN के दोस्त, इतना गंद फैलाएंगे। ये बहुत बड़े कारीगर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लोगों को खरीदना भी जानते हैं, चीजों को खराब करना भी जानते हैं, और ये हर हथकंडा इस्तेमाल करेंगे इन 60 दिनों के अंदर अंदर, ताकि वो जो GIT की जो रिपोर्ट आए उसमें कहीं कोई डाउट्स क्रिएट हो जाएं, कहीं कोई ऐसी चीजें निकल आए जिसकी वजह से अदालत को फैसला करना मुश्किल हो जाए। सही। हम जो कह रहे थे
कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन बनाइए उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठते और जजेस हेड करते उस कमीशन को, और तमाम इदारों से वो खुद अपनी डायरेक्टिव ठीक है सही साहब, लेकिन एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। इतना वक्त आपने टीओआरस पे लगा दिया, ऑपोजिशन में इत्तेफाक नहीं हो रहा था, और फिर हुकूमत के साथ बैठ के उस पर इत्तेफाक करना जो कि नहीं हो सकता था, वो मना कर रहे थे, तो फिर कैसे इस बिल को आप मंजूर करा लेते जब आपकी मेजोरिटी नहीं है? वो तो पेंडिंग रहता, मामला तो वहीं अटका रहता टीओआरस का। नहीं, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुद खत लिखा था जब अनवर ज़ैद जमाली साहब चीफ जस्टिस थे, तो क्या वो प्यार मोहब्बत से अपनी मर्जी से लिखा था? उनके ऊपर दबाव था ऑपोजिशन का, तो उन्होंने लिखा, जिसको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया था कि इस कानून 1956 के कानून के तहत हम कमीशन नहीं बना सकते क्योंकि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। क्या ये जो हमसे आके बातचीत कर रहे थे, टीओआरस पे कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये कोई मोहब्बत से कर रहे थे, प्यार से कर रहे थे? ठीक है, इनके ऊपर दबाव था तो ये कर रहे थे। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, आप समझते हैं वो दबाव क्रिएट किया जा सकता था, वो दबाव बढ़ता रहता तो शायद ये जुडिशियल कमीशन भी बना लेते। और मैं आज आपको बताऊं, एक पॉइंट जो आपने दिया है सही साहब वो बड़ा वैलिड है, और मैं जरा डॉक्टर साहब से ये पूछूं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, वो कह रहे हैं देखें जो मैंने आपसे सवाल किया कि ये लोग 6 जो मेंबर्स होंगे सरकारी इदारों के, वो कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन करके दे देंगे, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके दे देंगे? सईद गनी साहब कह रहे हैं वी फेयर के बड़ा गंद उछाला जाएगा और उनको क्लियर कर दिया जाएगा इसमें। भाई साहब ये 12 सवाल जो है ना, इसके ऊपर कोई इनके पास फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि गल्फ स्टील का पैसा कहां से आया है नवाज शरीफ, बात तो ठीक है, लेकिन जो करने वाला अगर आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, आप ईमानदार हो तो फिर ना। नहीं, आप मेरी सारी बात सुनिए। इस सवालात 12 सवालात वो हैं जो कुछ हमने उठाए थे, बाद में पता चला कि फ्लैगशिप भी है, बाद में पता चला कि ये भी है, बाद में तो बहुत सारी चीजें पता चली ना। जब तक हम कोर्ट में गए थे तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इनके नहीं थे। ये तो बात की बातें है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया, और फिर मरियम नवाज शरीफ को बेनिफिशियल ओनर 6 महीने के लिए फिर मान लिया कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कसर आई तो इन्होंने कहा जी 6 महीने के लिए ओनर है। फिर जस्टिस इन्होंने अजमत सईद ने तो बार बार कहा तुम अपनी कहानी तो ठीक कर लो, हर वकील तुम्हारा आता है कोई और नई कहानी लेकर आता है। तो आप समझते हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे दिए बगैर भी आपको भरोसा है कि ये जेआईटी सही काम करेगी? नहीं, मैं तो कहता हूं कि मॉरली जो जरदारी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा, सबने कहा, और कल इंशाअल्लाह असेंबली में भी कहा जाएगा कि मॉरली ही मस्ट। वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं करते तो फिर ये जेआईटी पे आप भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? डेविड कैमरन ब्रेक्सिट हार गया, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, इस्तीफा दे दिया। मुझे ब्रेक लेना है, बड़ी बात है। तारिक साहब कह रहे हैं कि इस जेआईटी के सामने पेश होंगे, आप वजीर आजम के इस्तीफे के बगैर इस जेआईटी पे भरोसा करेंगे? मैं तो कहता हूं कि वजीर आजम को इस्तीफा देना ना चाहिए, मगर मैं अब भी कह रहा हूं कि इनके सिर्फ 60 दिन और ये एक्सटेंड कर लें अपने आप को, मगर जो बदनामी होगी, जो बदनामी ये फेस कर सकें मजीद होगी, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस बात का इम्कान है कि इस्तीफा दे दें। ठीक, इनको अगर सेन एडवाइस मिलेगा दे देंगे। अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो फिर इस जेआईटी पे आपको भरोसा है या नहीं, इसका क्लियर कट आप जवाब नहीं दे रहे। गालिबन पार्टी पॉलिसी अभी तक नहीं आई। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जेआईटी का जो भी इन्वेस्टिगेटिंग करेगी इसके जवाब जेआईटी नहीं लाएगी तो नवाज शरीफ। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब जो सवालात मैं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने इल्जाम लगाए, ये इल्जाम लगाए, लेकिन आज के बाद से तो पीटीआई मुझे लगता है कि इस केस में इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि अब जेआईटी के सामने पीटीआई ने नहीं पेश होना है। तो पीटीआई ने जो भी गलत इल्जाम लगाए, जो भी कुछ किया, लेकिन जजेस ने भी उन इल्जामात को कोई हैसियत दी है। 3 ने कहा आप ना अहल हैं, 2 ने कहा ना अहल हैं, 3 ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। तो पीटीआई तो इज आउट ऑफ द पिक्चर। अब तो जो करना है वो जेआईटी ने करना है और आप लोगों ने करना है। जी बिल्कुल सही है जी। इसमें मैंने जैसे पहले आपको कह चुका हूँ बार बार ये बात कि हम इस फैसले को हमने तस्लीम भी किया है और जेआईटी को भी हमने तस्लीम किया है, और जेआईटी जिस तरह भी इसकी आगे तहकीकात करेगी हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें कहा जाएगा जिस तरह शवाहिद पेश करने हैं पेश होना है। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है तो लेटर एंड स्पिरिट में इसकी पूरी तामील की जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस केस को पूरा बिल्ड किया और पूरी कौम को ये कहा जनाब कि फ़लाँ फ़लाँ हो गया है और हमने सारे सबूत दे दिए हैं और ये पकड़े गए हैं और फ़लाँ हो गया है, और उसके बाद जनाब अब हर सूरत में ये नाअहल हो रहे हैं, ये सारी बात वो अचीव नहीं कर सके। उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाता। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो बहुत उछल के डिसेंटिंग नोट और 2 जजेस के रिमार्क्स पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, जब भी उसका फैसला आता है
तो आइन और कानून ये कहता है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है वही फैसला होता है अदालत उज़्मा का, वही उस बेंच का फैसला तस्वुर किया जाता है। और हर फैसले में बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब, डिसेंटिंग नोट जरूर होता है ऑनरेबल जजेस के हवाले से। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक साहब, ये इस तरह खुश हो रहे हैं, ये इस तरह खुश हो रहे हैं कि जैसे असल फैसला मेजॉरिटी का नहीं है बल्कि डिसेंटिंग नोट असल फैसला है। तो मैं इन्हें इनकी खुशफहमी तारिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीवानगी 100% ठीक कह रहे हैं, क्या कहूं इनकी, या कौन मजीद को गुमराह करना चाहते हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजेस का है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। फैसला क्या है? ये डिसेंटिंग नोट को ले मेजॉरिटी फैसला ये है तारिक साहब सुन लीजिए, जो शवाहिद हैं इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट नहीं है और उसकी मजीद वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम तो उसके लिए बिल्कुल पहले भी तैयार थे, आज तो मैं वही कह रहा हूं ना आपसे, नहीं ये समझने की जरूरत है मेजॉरिटी फैसला तारिक साहब ये तो नहीं आया कि वजीर आजम नाअहल नहीं हो सकते। इतना दीवानावार खुशी का इजहार ना करें, कौम को गुमराह ना करें, कोई आपके हक में कोई चीज नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर तारिक साहब मेजॉरिटी का फैसला ये नहीं आया है कि वजीर आजम साहब नाअहल नहीं हुए, ये फैसला नहीं है मेजॉरिटी का। मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, मैं आपको अर्ज करता हूं शहजाद, आज आप बहुत अल्फाज से खेल रहे हैं, मैं अर्ज करता हूं जो जजेस खेल रहे हैं शहजाद क्या खेल रहे हैं, बहु वही बात कर रहा हूं जो लिखी है सर। जब सबसे पहले नहीं हूँ बहू, मैं एक और बात करता हूँ, जिस तरह जीआईटी बनी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस केस को, हूँ बहू इसी तरह जो ही पनामा लीक्स का ये सारी लीक्स हुई थी, आज से साल हो गया तकरीबन, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने हूँ बहू यही लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि आप एक कमीशन बनाएं, इसे इन्वेस्टिगेट करें। लेटर लिखा था ना, पता है ना आपको, आपने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को इंसाफ के लिए पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, कमीशन बनाएं। आज वही बात हुई है, ठीक है। अगर ये जब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अगर ऑनरेबल जजेस के ऊपर मुश्तमिल होता तो ये कमीशन होता, और अगर ये इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम बनी है जजेस तो मौकफ तो हमारा ही तस्लीम किया गया। लास्ट कमेंट तारिक साहब, मौकफ तो हमारा तस्लीम किया गया। जनाब यारी मैं ये कह रहा हूँ कि मोसाक और फॉन्सेका तो जेल में, और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि इन्होंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट किया था, इस वजह से ये जेल में है। और जो ये जवाबात के अंदर एक ये भी है, इन्होंने मोसाक फॉन्सेका के ख़त को डिनाई किया था, वो और आ जाएगा तो वो जो मामला मरियम नवाज शरीफ का है वो क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बात मैं आपसे कह दूं, नैब का जो ऑर्डिनेंस है 95, उसके अंदर जो पढ़ दूं मैं, जज ऑर्डर का हिस्सा है, उन्होंने कहा रिस्पोंडेंट नंबर 1 और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स और बेनामीदार्स इफ दे ओन पोजेस और हैव acquired assets or any interest therein disproportionate to his known means of income, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ी आमदनी से ज्यादा अगर एहसास से बनाए तो बड़ा देना पड़ेगा। सईद गनी साहब, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुझे ऐसा लगा पीपल्स पार्टी पनामा केस में इररिलेवेंट थी और बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी में इररिलेवेंट लग रहे थे। पार्टी के चेयरमैन ने आज इस अहम मौके पे एक लफ्ज नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, वो सुनते रहे वहां बैठ के, जरदारी साहब बात कर रहे थे, ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कोई रेलेवेंट नहीं है, चेयरमैन साहब बिल्कुल है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, जो पहले बात हो रही थी फिर मेरी बात रह गई आधी। देखिए, हमारा मौक़िफ़ इसलिए भी दुरुस्त साबित हुआ है कि 4 महीने तक प्रोसीडिंग चली और हतमी फैसला नहीं आया। जजेस कहते रहे हम ऐसा फैसला करेंगे 20 साल याद रखा जाएगा, सदियों याद रखा जाएगा, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आई और उन्होंने फिर वो GIT बनाई। 4 महीने पहले ये काम हो सकता था, वो कमीशन बना सकते थे, GIT बना सकते थे, ये तहकीक 4 महीने में मुकम्मल हो जाती। अब मजीद आपने 2-2.5 महीने लगाए हैं और ये मेरे लफ्ज लिख लीजिए, वो जो मैं कह रहा हूँ ना गंद होगा, वो गंद नहीं, मैं PMLN गंद करेगी। आप देखिएगा तमाशे क्या क्या करते हैं ये। सही, ये आपने शायद पाकिस्तान की तारीख में चीजें नहीं देखी होगी। इनको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो फारिग होने जा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये पूरा निजाम दाव पर लगा। ठीक है सर, ये मैं सेव कर ली मैंने आपकी बात, ये बड़ी अहम बात है, सेव कर ली मैंने। एक बात कहना चाहता हूं कि जो इनके यहाँ समझने वाले होंगे, वकील होंगे, उनके यहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ होगा, ये सिर्फ ऊपर से ये खुश नजर आ रहे हैं। थिंग्स आर बैड। कोई सफ़े मातम नहीं है, कोई सफ़े मातम नहीं है। आप जो दीवानगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 6 महीने ये 60 डेज खत्म है। बहुत शुक्रिया। इस ट्रांसमिशन का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए शो से, अल्लाह हाफ़िज़।